नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंटली हम लोगों ने डीएनए में भी बात किया था कि प्रोसेस ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन के बनने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही द हिंदू में हम लोग डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, डीएनए में हम लोग डिस्कस किया था। 16th फाइनेंस कमीशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। 15th हमारा जो था उसके जो हेड थे वो थे एन के सिंह। एनके सिंह, ठीक है। ये सब छोटे मोटे निटी से जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड फाइनेंस कमीशन आगे तो हम लोग देखने वाले हैं, क्या है कैसे है, वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बट आप लोग को बता दूं कि फाइनेंस कमीशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस, इसके जो पावर्स वगैरह है काफ़ी समय तक मतलब दबा के रखे गए थे ड्यू टू एन अनदर नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी कॉल्ड एज प्लानिंग कमीशन। बट अब के मतलब जो अब प्लानिंग कमीशन के डिसोल्यूशन के बाद से जो फाइनेंस कमीशन की वर्किंग है वो काफ़ी पावरफुल तरीके से काम कर रहा है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज यू मस्ट बी अवेयर। आर्टिकल 280 के अंदर इसको मेंशन किया गया। खैर उसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बाद क्या उसको बताऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। ओके। आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन किया गया है आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि व्हाट इज जुडिशियल बॉडी। जैसे आपका ट्राइब्यूनल जो होता है वो आपके क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। ऐसा बॉडी जो कि जुडिशियल एक्टिविटी में तो लगा ही है, मतलब जस्टिस देने के काम में तो लगा ही हुआ है। उसके सिवाय वो और कोई काम कर रहा है, जैसे लॉ मेकिंग का काम कर रहा है, ठीक है। लॉ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन रूल्स बनाने का अगर कोई काम वगैरह कर रहा है तो उसको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ओके। सो ये जस्टिस प्रोवाइड करने का तो काम करता है। जस्टिस किसको प्रोवाइड करता है? आपके आपके खर्चे वगैरह से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। ये आपके स्टेट्स के फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज वगैरह होते हैं। सपोज कीजिए इसने किसी स्टेट को अगर कोई लगता है कि हाँ मुझे पैसे कम दिए गए जबकि मुझे इतना देना चाहिए था, या ऐसा कुछ किया गया कि जितना मुझे ग्रांट देना चाहिए था उतना ना देके, या जितना बोला भी गया था उतना भी नहीं दिया गया, उससे कम दिया गया, तो इन सब से रिलेटेड जो केसेस वगैरह होती है वो फाइनेंस कमीशन के पास सीधा जाती है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो स्टेट जाएगा और बताएगा कि भाई मुझे यूनियन ने इतना इतना पैसा नहीं दिया जबकि आपने बोला था इतना पैसा मिलने वाला। ओके। दीज आर द थिंग्स। जो डायरेक्ट केसेज जो होते हैं वो सीधे आपके यहाँ पे चले जाते हैं। ओके। इज ए कॉस्ट जुडिशियल बॉडी। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, ठीक है। एवरी 5th ईयर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो मैंने आपको डीएनए में बताया था कि जो एनके सिंह कमिटी थी उसको 2018-17 के आसपास उसको बनाया गया था फॉर 2020 से 2025, ठीक है। बट ये 2020 वाला जो हमारा ईयर था उस साल इसको लागू होने मतलब जब चालू किया ही जाने वाला था तभी आपके यहाँ पे कोरोना वगैरह ये सब आप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लॉकडाउन वगैरह की वजह से ये साल पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ओके। हम लोगों ने क्या किया, ये 2020 के बजाय हम लोगों ने 2021 कर दिया, और ये 2025 ऐसा का वैसा रह गया। फिर इसको एक्सटेंड करना 26 कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 साल का होता है ना, तो 2021 से लेकर 2026 तक कर दिया गया। वो कथा समझ में आ रहा है आपको? एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग इसको 6 साल का मान रहे हैं। क्यों? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2020 से स्टार्ट हो रहा है और 2026 तक जा रहा है, ठीक है। इफेक्टिवली देखा जाए तो 2021 से स्टार्ट हो रहा है और 2026 तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो उसका ईयर पीरियड है, क्योंकि जो पुराना फाइनेंस कमीशन था आपका 14 फाइनेंस कमीशन था वो 2029 में मतलब 2019 में खत्म हो चुका था। 2020 से इसको स्टार्ट होना था, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। वो तो हो नहीं पाया, मार्च में ही आपके यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब इफेक्टिवली देखा जाए तो हमारा 6 साल का ये लास्ट वाला जो था फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट था, ठीक है। एवरी 5th ईयर में इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कंस्टिट्यूट करते हैं और आगे बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो आपके श्री के सी नियोगी जी का फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था। फाइनेंस कमीशन के हेड थे और इसे बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म, अगर आपको कैग का याद आ रहा होगा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वो फाइनेंशियल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने का काम करता है। यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील है। ओके। 2014 तक जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी काम था वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी प्लानिंग कमीशन की वजह से दबा हुआ था। प्लानिंग कमीशन प्लान्स भी बनाता था, मतलब जो आपके ये 5 ईयर प्लान जो ये बनाता है, मतलब आपका फाइनेंस कमीशन जो बनाता है वो प्लानिंग कमीशन बनाता था, ठीक है। उससे
और वो क्या करता था, वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को भेजता था, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बस उसको रेक्टिफिकेशन कर देता कि हाँ भाई ये जो बोला वो सही है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, प्लानिंग कमीशन जो था वो एक और काम करता था जो फाइनेंस कमीशन का काम है एक्चुअली में, ठीक है। वो काम क्या है, स्टेट्स को पैसे देना, ठीक है, स्टेट को पैसे डिवॉल्व करना, वो भी काम जो करता था वो आपके क्या बोलते हैं प्लानिंग कमीशन करता था। तो प्लानिंग कमीशन जो ये दोनों जो काम है जो कि फाइनेंस कमीशन का एक्चुअली काम है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो इसकी वजह से इनके कामों में डिस्क्रिपेंसी बहुत हो रही थी। और फाइनेंस कमीशन का एक और जो मतलब मेथड था, आगे मैं आप लोगों को चलिए ये भी बता देता हूँ। सो ये आपके तीन काम थे, ठीक है, दो काम थे जो कि जिसके अंदर ये क्या बोलते हैं इंटरफेयर करता था। फर्स्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स बनाना एंड एलोकेशन ऑफ द फंड्स टू द स्टेट्स करना, ठीक है। ये दोनों काम एक्चुअली में किसके, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन एक्चुअली में कौन कर रहा था इसको, प्लानिंग कमीशन कर रहा था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन कर रहा था। इट वॉज मेड इन दैट वे कि प्लानिंग कमीशन ये सब काम करेगा, तो ओवर शेडो कर रहा था इसका काम। तो एक बॉडी ऐसे बेवजह बना के रखा गया था जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के रखा गया था जिसमें जो करंट गवर्नमेंट रहेगी उसकी बात चलती थी। ओके, सो क्या हुआ कि इसको क्या बोलते हैं, बाद में जब प्लानिंग कमीशन को 2014 के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग ने एक नया सिस्टम क्या निकाला, पहले अगर प्लानिंग कमीशन की बता दूं तो प्लानिंग कमीशन मोस्टली टॉप डाउन अप्रोच यूज करता था। टॉप डाउन अप्रोच मतलब वो ऊपर से डिसाइड करके रख देता था कि हाँ भाई हमारे पास 100 करोड़ रुपए है तो मैं आपको 2 लाख रुपए आपको देता हूँ, 4 लाख रुपए इनको देता हूँ, 10 लाख रुपए इनको देता हूँ, इस तरीके से डिसाइड करके दे देता था, ठीक है। नीचे वाले को कितनी ज़रूरत है वो नहीं दिखाया था। हो सकता है किसी को 50,000 में काम होने वाला उसको 4 लाख रुपए दे दिए जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को 10 लाख की ज़रूरत है उसको 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता था कि इनके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है, हमेशा एक साइड में ज़्यादा पैसे मिलते थे, एक साइड में कम पैसे मिलते थे। मोस्टली जो पार्टी पावर में रहती थी वो अपने आप को ज़्यादा पैसे देते, अपने स्टेट्स को ज़्यादा पैसे देते, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स होती है उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, बाकी स्टेट्स को कम पैसे दिए जाते थे। ओके, सो दिस वाज टॉप डाउन अप्रोच जो कि वन साइज फिट्स ऑल वाले प्लान के हिसाब से काम करता था कि भाई मैंने प्लान बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट्स की है, स्टेट जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन मैंने पहले बता दिया ये ऐसे ऐसे ये टारगेट्स मेरे, ये टारगेट्स अचीव होने चाहिए, ठीक है। सो इट वाज लाइक बहुत ही इम्पोजिंग था, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब दबाव बना बना के वैसे काम करा था। लेकिन नीति आयोग ने इसको चेंज कर दिया। नीति आयोग ने क्या किया, इसके अंदर स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट किया, ठीक है। स्टेट्स को बोला कि भाई आप लोग आइए, आप लोग इस प्लानिंग के अंदर क्या जो प्लान आया है, जो प्लान बनाने का काम है, या फिर स्टेट्स को जो डिवोल्यूशन का फंड डिवोल्यूशन की बात हो रही है उसमें स्टेट्स अपनी राय बताएं, ठीक है। तो अब जो नीति आयोग फॉलो करता है उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। जैसे प्लानिंग कमीशन में ऊपर से पैसे डिवॉल्व किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सपोज करते हैं एकदम लोएस्ट लेवल पे पंचायत से शुरू करते हैं। ओके, पीआरआईस क्या करेंगी, अपना खुद का प्लान बनाएंगी, अपना खुद का प्लान बनाएंगे, हमको यहाँ पे नहरें खुदवानी है, वहाँ पे ये बांध बनवाना है, यहाँ पे तालाब खुदवाना है, ये सब का प्लान वगैरह उन्होंने बना दिया, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि भाई हमको इतना इतना लाख करोड़ रुपया ये सब लगने वाला, जो भी लगने वाला इन्होंने बता दिया। ओके, फिर पीआरआई से जाएगा इसके ऊपर वाले लेवल पे, मतलब आपका मंडल लेवल पे जाएगा, ठीक है। मंडल लेवल पे ये सारे पीआरआई के जो भी क्या मतलब प्लान्स होंगे वो सब इकट्ठे होंगे। इसके बाद मंडल का भी अगर कोई काम होगा तो वो भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। फिर इसके बाद ये ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर सेम वैसे जैसे मंडल लेवल पे फॉलो किया वैसा सेम यहाँ पे भी किया, सारे मंडलों के सारे प्लान यहाँ पे आएंगे, ऐड किए जाएंगे। एंड फिर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई एक्स्ट्रा काम होगा तो उसको भी इसके अंदर ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जाने के बाद, स्टेट लेवल के जाने के बाद फिर ये जब आपके नीति आयोग की जब बैठक होगी, नीति आयोग की जब बैठक होगी तो सारे के सारे स्टेट्स अपने अपने रिकमेंडेशन लेके आएंगे कि लो भाई ये मेरी फाइल है, ये मेरी फाइल है, ये मेरी, ऐसे सारे के सारे स्टेट्स अपने अपने फाइल लेके आएंगे। तो सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग इन सारे फाइल्स को देखेगा, उनके हिसाब से देखेगा कि भाई मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे पास कितना कॉर्पस फंड पड़ा हुआ है, मेरे पास कितनी रेवेन्यू आई है, उसमें से उन स्टेट्स के नीड के अनुसार उतना उतना फंड्स डिवॉल्व कर देगा। ओके, दिस इज द वे आपके राइट नाउ नीति आयोग काम करता है। ओके, so this is called as
बॉटम अप अप्रोच, ये सब चीज़ें याद रखने से मेंस वगैरह में आंसर को मतलब एनरिच करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट कंपोजिशन की बात करते हैं फाइनेंस कमीशन। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कंपोजिशन के बारे में बात कही नहीं गई है। जनरली इट इज सेड कि चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे, लेकिन इनके जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है, इनके जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, वो सब एकदम वेग रखे गए। कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं इसके अंदर कहा गया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सिंपल क्राइटेरियाज रखे गए। और कोई भी हार्ड एंड फास्ट जैसे आपके जजेस के लिए जैसे डिसाइड करके रखा गया है आपके, वैसा भी कुछ नहीं यहाँ पे सेट किया गया कि हाँ भाई इतने साल का इन्होंने ऐसा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4 मेंबर्स और एक चेयरमैन के साथ ये फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ओके, कितने समय के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे वो स्पेसिफाई करेंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरली इट इज 3 to 5 ईयर्स के बीच में होता है। ठीक है, 3 to 5 के ईयर्स के बीच में होता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये आप लोग देखिए, एक तो आप लोग थोड़ा सा समझना होगा। जैसे जो आपका एनके सिंह पैनल बनाया गया था 15 फाइनेंस कमीशन जो लास्ट बनाया गया था, उसको 17 में बनाया जाएगा। ठीक है, 2017 में बना दिया जाएगा और फिर 2018 या 19 तक वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, फिर 19 तक रिपोर्ट देने के बाद 1 साल का समय लगभग मिलेगा, उसको 2020 से लागू किया जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि 2020 में भी एनके सिंह पैनल रहेगा, ये जैसे इसने रिपोर्ट सबमिट किया वो डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 साल 2 साल 3 साल जो भी उसको टेन्योर दिया रहेगा, उतने के बीच में उसने अपना रिपोर्ट वगैरह बनाया, रिपोर्ट को दे दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट के सामने रख देंगे। उसके बाद वो जो पैनल है उस वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है, तो वो डिसॉल्व हो चुका रहेगा। अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जो उसने रिपोर्ट दिया है वो आगे फिजिकल ईयर, जो आपका फिजिकल ईयर बोला, जो आगे का पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय मतलब 5 साल का जो टेन्योर है, उस जिसको क्विनकेंशियल कुछ तो बोलते हैं इंग्लिश में, सो उस साल के लिए इसको अपना इसकी रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। ओके, सो इस दौरान आपका फाइनेंस कमीशन काम नहीं कर रहा होता, इसका ये डिसॉल्व हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब हो सकता है कि नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाए अगले 5 सालों के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब 25 से लेके 26 से लेके 2030 के लिए बनाया जा रहा हो। ठीक है, इस तरीके से बनाया जो अभी बनाए जा रहे हैं हम लोग, तो वो इसीलिए बनाया जा रहा है। ठीक है, उपकथा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आपके चेयरमैन और मेंबर जो है वो रीअपॉइंटमेंट वगैरह हो सकता है इनका, कोई भी इनके ऊपर बाउंडेशन वगैरह वगैरह ऐसा नहीं लगाया गया। ओके, नेक्स्ट, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका किस तरीके का सिलेक्शन वगैरह का जो ये सब क्राइटेरिया है वो कैसा होगा, वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है, पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी तक इसके लिए कोई भी लॉ अगर सेपरेटली बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर ही पूरे के पूरे भारित है, प्रेसिडेंट जैसे चाहता है वैसे करता है। ओके, तो चेयरमैन हैविंग पब्लिक अफेयर में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए कितना वेग है कि नहीं, कितना वेग इनका मतलब क्वालिफिकेशन है कि भाई पब्लिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब पब्लिक अफेयर्स में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट वेरी बड़ी बात। आप भी अगर 10 साल क्या बोलते हैं 5-10 साल पब्लिक अफेयर्स के लिए NGOs वगैरह में सोशल वर्क वगैरह में कोई काम वगैरह करें, तो इवन यू कैन गेट द सेम एक्सपीरियंस कि हाँ भाई आपको भी पब्लिक अफेयर्स में कुछ ना कुछ मिल गया। ओके, नेक्स्ट, मेंबर्स जो होंगे या तो जज, मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के जज बनने के लिए मतलब उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ ना कुछ कुछ उनकी मतलब एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में उनकी कोई एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी कोई एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बस ऐसे वेग वेग डेफिनेशंस वगैरह मतलब क्वालिफिकेशंस वगैरह दिए गए। ओके, फंक्शंस क्या करते हैं? ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वैसे तो दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो जो काम कहेंगे वो आपके फाइनेंस कमीशन को करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन से जो जो काम प्रेसिडेंट बोलेंगे कि हाँ भाई इसके रिलेटेड भी मुझे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, इससे भी रिलेटेड मुझे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो वो सब इनको करना पड़ता है। ओके, लेकिन जनरली जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कौन कौन सा काम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करती है, सो initially it decides the net proceed of the taxes between the states and the union, states and the union, सही बोला, states and the union के बीच में जो टैक्सेस आए हैं उनका प्रोसीड्स कैसे यूज किया जाए, मतलब उनके डिवोल्यूशन कैसे किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के अंदर मैक्सिमम जो रेवेन्यूज होती है वो सेंटर के पास जाती है। ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पैसे जाते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट्स। स्टेट्स के पास अपने कुछ पैसे लगाने मतलब कुछ टैक्सेस वगैरह फीस वगैरह लगाने के राइट्स हैं, बट उनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू आते नहीं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टेट्स। कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इस केस में भी। ओके,
सो जो सेंटर के पास पैसा जा रहा है इतना बड़ी मात्रा में, जैसे आपका जीएसटी का कलेक्शन आप ले लीजिए, ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन, आपके इनकम टैक्स का कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन, जितने भी बड़े बड़े टैक्सेस है वो सारे के सारे का कलेक्शन कहाँ जाता है, सेंटर में जाता है, आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। तो ये पैसा स्टेट्स तक डिवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सेंटर के पास इतने पैसे की जरूरत है नहीं, ठीक है, इतना सारा पैसा सेंटर के पास जा रहा है, तो वो सब सेंटर के किसी मतलब बड़े काम में आ नहीं रहा है। सो वो क्या करता है कि सेंटर पैसे डिवॉल्व करे स्टेट्स को, ठीक है। इसके अलावा ग्रांट इन एड अगर देने की जरूरत पड़ गई, अगर कोई ग्रांट इन एड देने की जरूरत पड़े स्टेट्स वगैरह को, सो वो कैसे दिया जाएगा उसका भी पूरा मतलब प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ पे बताया जाता है, ओके। इसके अलावा अगर कोई मैटर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन करता है, वो सारे के सारे भी इनको करना पड़ेगा, ओके। ये लास्ट में जो ऐड किया गया है ये आपका 73rd, मैंने आप लोग बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया था कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकाल के जो आपके पीआरआईज है और जो म्यूनसिपालिटीज है उनको पैसे देने का जो काम है वो भी आपका ये करता है, ठीक है। सजेशन देता है, पैसे नहीं देता, ठीक है, ये सजेशन देता है, उसके बेसिस पे फिर पैसे डिवॉल्व किए जाते हैं, ओके। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो पैसा है उसको डिवॉल्व करके पीआरआईज और आपके म्यूनसिपैलिटीज को देने का जो काम है उससे रिलेटेड भी ये सजेशन वगैरह देता है, ओके। ये किसके ऊपर ये सजेशन इसके पास कहाँ से आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन में। हम लोगों ने पीआरआईज को पढ़ा था तब मैंने बताया था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी क्लॉज दिया गया है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए जाएंगे, उनका रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फिर उसको क्या बोलते हैं लागू कराते हैं, ओके। वो कहता आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। नेक्स्ट ये तो हो गया लास्ट, ये अपना जो भी रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के पास सबमिट करते हैं, और पार्लियामेंट फिर उसके बाद छोटा मोटा चर्चा वगैरह करके उसको फिर आगे काम पे लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो भी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है उसमें वेरी फ्यू आर देयर जो कि बाइंडिंग, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो बाइंडिंग चीजें दे सकता है, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे जितने भी है वो एडवाइजरी सलाह मशवरा देने के लिए ही सिर्फ है, बाइंडिंग कुछ भी इनका नहीं होता, ओके। चलिए नेक्स्ट, रीजन क्या है आपके टैक्स प्रोसीड्स को शेयर करने का, तो मैंने आपको जब बता ही दिया कि भाई सेंटर के पास बल्क ऑफ द पैसे आते हैं, ठीक है, जितने भी आपका टैक्सेशन वगैरह का जो भी काम होता है वो सारे के सारे सेंटर के पास है, सेंटर मोस्टली आपके सारे के सारे पैसे रखता है, ठीक है, उसके पास ही बहुत बड़ा कॉर्पस जो फंड आता है, वो बड़े बड़े रेवेन्यूज का जो भी सोर्सेस है वो सारे के सारे आते हैं सेंटर के पास, ठीक है। लेकिन स्पेंडिंग का काम कौन करता है, स्टेट्स करता है। इनफैक्ट सेंटर के भी बहुत सारे पॉलिसी जो होते हैं वो स्टेट्स चलाता है, जैसे बड़े बड़े जो आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं सेंटर नहीं चलाता, जैसे स्वच्छ भारत अभियान आप ले लीजिए, आपके आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े आप लोग को याद आ रहा होगा वो सारे के सारे जितने भी स्कीम्स वगैरह वो कौन चलाता है, आपके स्टेट चलाता है, ठीक है। तो स्टेट चलाते हैं तो उनको पैसे चाहिए भाई, पैसे पैसे जाएंगे तभी तो काम करने वाले, तो सेंटर उनको पैसे देता है कि भाई लो पैसे लो और मेरा स्कीम वगैरह चलाते रहो, ओके। that is why it requires the transfer of the resources from the center, okay। सेम ऐसा ही कॉपी पेस्ट किया गया कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है। तो ऐसा मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 1935 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, अगर आपने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा ना हो तो उसमें वो पढ़ लीजिएगा, आपके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, उसको याद कर उसको भी पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो चीज़ें दी गई थी, जो स्ट्रक्चर दिया गया था आपका यूनियन का मतलब फेडरल गवर्नमेंट बनाने का जो स्ट्रक्चर दिया गया था वही हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी पेस्ट किया, और आपका कनाडा हो या आपका ऑस्ट्रेलिया उन लोग ने भी यही चीज़ें सब कॉपी पेस्ट किया, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन का, तो भाई फर्स्ट तो ये मतलब आपका नॉन बाइंडिंग होता है, ये तो भाई आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। इसने मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि इतना पूरा मेहनत किया और फिर बाद में जब स्टेट के मतलब गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के पास जाता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है कि भाई मोर नॉन बाइंडिंग है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकती है। हालांकि इतना भी होने के बावजूद भी आज तक ये देखा गया कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो भी रिकमेंडेशन दे देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन उसको फॉलो करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस आर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर कह दिया कि हाँ भाई आपको इतना इतना पैसा पीआरआईस को देना है तो वो फॉलो करती हैं, उनको करना ही पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, दूसरी चीज इतना रिसर्च करके वो पूरा का पूरा बना के देती है, तो उसके बाद ये ऐसा मतलब फिर क्या बोलेंगे कि भाई हम इन्होंने
हम लोग ने जो फाइनेंस कमीशन बनाया था उसका जो भी रिकमेंडेशन था हम उसको नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे भाई, आप ही ने बनाया, आपने खुद ही उसको अपने काम के लिए बनाया, बाद में आप उसी का रिकमेंडेशन नहीं माना तो मतलब आपको अपने ही कामों पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई जितने भी आपके फाइनेंस कमीशन आज तक हुए हैं उनके मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं कहता कि 100% रिकमेंडेशन, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन आर implemented by the government of the day. Okay, next, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसी में बता देता हूँ। तो ये भी आपका 5 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। इसको हम लोगों ने 73 से 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया था। इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज आई हैव सेड बिफोर ऑल्सो। सो ये कौन बनाता है? वहाँ पे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया था, यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट बनाएंगे, ठीक है। सेम ऐसा का वैसा क्लॉजेस एंड कोई क्वालिफिकेशन वगैरह वैसा मेंशन नहीं किया गया, एज यूजुअल मैंने उसमें जैसे बताया था। ओके ये क्या रिकमेंडेशंस वगैरह करती हैं? तो फर्स्ट, ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस पंचायत को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें हो वो आपके क्या बोलते हैं कोशिश करती है कि उसके ऊपर रिकमेंडेशन है। जैसे कि विलेजेस को, ब्लॉक्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी पंचायत है उनको कितना कितना पैसा चाहिए, क्या क्या पैसा चाहिए, किस किस काम के लिए पैसा चाहिए, कौन कौन सा प्लान्स वगैरह, उन सब के बेसिस पे क्या अल्टीमेट कितना सोर्स ऑफ डिवोल्यूशन होना चाहिए, वो सब के लिए देगी। ओके, ये डिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर इनके पास इनको मतलब कोई टैक्स, कोई फीस वगैरह लगाने का कोई अधिकार वगैरह देना है तो उससे रिलेटेड भी ये कहेंगे कि भाई ये पंचायत को ये मतलब आपको टैक्स लगाने का, इस टैक्स को लगाने का। जैसे किसी एरिया में सपोज करो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कोई मेला वगैरह होता है तो कोई मेला टैक्स वगैरह लगा सकता है। यस, लगाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सच में लगाया जाता है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि भाई रोड टैक्सेस वगैरह लगा देते हैं, मेला टैक्स वगैरह लगाया जाता है कि भाई वहाँ पे अच्छे से मेला वगैरह कराया जा सकता है। ओके, ग्रांट इन एड अगर कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देना है तो उससे रिलेटेड भी ये आपके रिकमेंडेशंस वगैरह करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल पोजीशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम करने हैं वो भी आपका ये करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द पंचायत के फाइनेंसेस को करने के लिए जो भी मेजर्स अपनाने चाहिए वो सारे के सारे मेजर्स यहाँ पे रिकमेंड करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, लास्टली फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो आपका था उसका जो इम्पोर्टेंट दो रिकमेंडेशन थे वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया गया, ठीक है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि भाई इसको मतलब 2020 में लॉन्च करना था और यहाँ तक का ये फाइनल डेट था, ठीक है। सो इससे जस्ट पहले आपके मार्च के अंदर ही तो भाई लॉकडाउन वगैरह लग गया तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो वी जस्ट शिफ्टेड इट टू द 1 अप्रैल 2021 कर दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन हमारा कहाँ से हो रहा है? 2021 से लेकर 2026 तक हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं फॉर आवर स्टडी पर्पस हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? 2020 से लेकर 2026 के बीच में। ओके, इसके जो दो बड़े रिकमेंडेशंस थे वो ये हैं कि फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि भाई जो आपका फाइनेंशियल प्रोसेस है, जैसे आपका 14th फाइनेंस कमीशन जो था वाई के चौहान जी का, हाँ वाई के चौहान जी थे। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन था उन्होंने क्या किया था कि जो आपका सेंटर है, सेंटर के बाद जितना भी पैसा उसका 42% ऑफ द पैसा जो है वो आपके स्टेट्स को दे देना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स को डिवॉल्व कर देना चाहिए। सो उस समय ताज़ा ताज़ा नई नई सरकार बनी थी, 2014 की बात है, आई रिमेम्बर। सो उन्होंने ये बात को मान लिया। इससे पहले क्या होता था, 32% ऑफ द जो यूनियन का पैसा था, सेंटर का जो पैसा था वो स्टेट्स को दिया जाता था, लेकिन इसको सीधा 10% बढ़ा दिया। 10% इज ए वेरी ह्यूज कॉर्पस। ओके, 10% बढ़ा के उसको स्टेट्स को डिवॉल्व करने की बात कही गई थी, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ओके, लेकिन एनके सिंह पैनल मतलब 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा कि भाई जो 42% दे रहे हो वो मत दो, उसके बजाय 41% दो। और जो 1% है, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो 42% हो रहा है टोटल, तभी भी इसमें जो 1% है वो पूरा का पूरा पैसा किसके पास जाएगा? JNK के पास जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हम लोग के पास अब जम्मू कश्मीर में कुछ एक्चुअली में करने के लिए मिला है, ठीक है। हम लोग इससे पहले जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ के अपना खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मशीन नहीं था, उनका सबका अपना खुद का फाइनेंशियल कमीशन था, तो अपने हिसाब से काम करते थे। अब हमारे पास उनके उनके लिए भी काम करने का कुछ मतलब जिम्मेदारी आ गई है, तो हम लोग को ये 1% जो है, पूरा का पूरा 1% वो JNK के लिए हम लोग लगाएंगे, उसको मतलब उसको इम्प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि नॉन लैप्सेबल फंड बनाने के लिए, किसके लिए? डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है।
नॉन लैप्सेबल फंड बनाने के लिए, किसका, डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए। ऐसा देखा गया कि भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर का जो क्लॉज आता है आपके बजट के अंदर जब भी आता है, तो इट इज मतलब डिफेंस के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं, किस लिए दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं की जाती है। एंड बजट के बाद ये जब डिफेंस उसका उपयोग नहीं कर पाते, मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं होता कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, ठीक है, एक कोई बड़ा मांग की गई, सपोज कीजिए कि काफ़ी सारे सबमरीन्स की मांग की गई कि हाँ भाई हम लोग को 10 सबमरीन्स चाहिए, ठीक है। तो 10 सबमरीन्स ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई पाले जी की बिस्किट है, गए मार्केट में खरीद के तुरंत लेके आए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसको बनाने में 10 साल लग जाने वाले हैं, ओके, 5-10 साल लगने वाला है, जो भी समय लगने वाला है। सो अब ये जो 10 साल लगने वाला है, उस दौरान आपका पैसा तो भाई बजट में अलोकेट कर दिया गया था। अब जब साल खत्म हो जाएगा तो सारा का सारा पैसा वापस से बजट के अनुसार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। सो दैट इज वाई वी नीड ए नॉन लैप्सेबल फंड। हम लोग को नॉन लैप्सेबल फंड की जरूरत है, जो कि कभी लैप्स ना करे। इसके अंदर हम लोग ने अगर एक बार डिवॉल्व कर दिया कि हाँ हम लोग को 10 सबमरीन खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10,000 करोड़ रुपए इस नॉन लैप्सेबल फंड में एक बार चले गए, तो ये वापस से घूम के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। भले आपका बजट खत्म हो जाए, उस साल का फिजिकल ईयर खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नॉन लैप्सेबल फंड रहेगा, पैसा इसमें खत्म नहीं होने वाला जब तक वो एक्चुअली अपना जो काम के लिए बनाया गया था उस काम को वो फुलफिल ना कर दे। आपको पता समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, लास्टली जो भी मैंने आपको बातें की वो सारी की सारी बातें यहाँ पे शॉर्ट में एक जगह पे मुझे मिल गई, तो मैंने वहां से उठा के चोरी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। सो दिस इज द आपका अल्टीमेटली जो क्या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा खाका बिका, ओके। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू, चलिए बाय।